आज भी आप दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक या आदिवासी हैं तो आपके लिए राजनीति की राह बहुत मुश्किल है। सोचिए, महाराष्ट्र में बीजेपी जिस गोपीनाथ मुंडे के कंधे पर सवार होकर राजनीति सत्ता में आई, अब उनके राजनीतिक हत्या कर दी गई है। पहले गोपीनाथ मुंडे बीजेपी की पहली सरकार बनती है नरेंद्र मोदी की, उसके कैबिनेट में थे। उनकी मौत हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, उस पर आज तक पर्दा पड़ा है कि उनकी मौत कैसे हुई। उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे जो उनकी पुत्री थी वो चुनाव हार जाती हैं। सोचिए, उसके बाद अब धनंजय मुंडे जो हैं वो सत्ता से बाहर हो गए। तो राजनीति कैसे करवट लेती है तो समझिए, अगर आप दलित पिछड़े हैं तो राजनीति से धनंजय मुंडे को इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा है कि संतोष देशमुख नाम के एक सरपंच की हत्या होती है। पूरी खबर मैंने देखी है, उसमें कहीं भी उस हत्याकांड में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जो धनंजय मुंडे के खिलाफ जाता हो, लेकिन धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। तो अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो आपके लिए राजनीति में बहुत ही साफगोई से काम करना पड़ेगा, बहुत ही फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब आपको इस्तीफा देना पड़े। अगर आप राजनीति में हैं तो कब आप लालू यादव बना दिए जाएंगे, कब आप जेल में डाले जा सकते हैं। कभी भी आप हेमंत सोरेन के पिता जो अब मुख्यमंत्री हैं, सोचिए किस तरह से एक आदिवासी सांसद को ये कहकर जेल में डाल दिया गया था, जांच हुई कि उन्होंने संसद में रिश्वत ली थी। तो सारे भ्रष्टाचारी, सारे करप्ट, सारे क्रिमिनल दलित पिछड़े नेता ही होते हैं। समझिए, जिनके घर में खाने के लिए ना हो। इस देश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ, ये नारा भी तभी गढ़ा गया जब इस देश में दलित पिछड़े राजनीति में आने लगे। जब 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है का नारा दिया गया, तब इस तरह की मीडिया ने खबरें फैलानी शुरू कर दी। सोचिए, जो जिस समाज का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस देश में एक सौरभ शर्मा नाम का आदमी 1000 करोड़ का आदमी बन जाता है। और पता उसका डिजिग्नेशन क्या था? वो सिर्फ एक ट्रैफिक एसआई था, सब इंस्पेक्टर, और 1000 करोड़ की संपत्ति। क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम में उसको मदद मिलती है। और कोई कांस्टेबल 1000 करोड़ का आदमी बन जाता है। ये मैं खबर बता रहा हूँ आपको, उसकी संपत्ति का अंदाजा ही नहीं लोगों को। इस देश में शोषित वंचित समाज को हमेशा कलम उठानी चाहिए। आप कभी भी किसी भी तरह के लंद फंद में मत पड़िए, क्राइम में मत पड़िए, क्योंकि आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इनफैक्ट आप सही भी रहेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। इस देश में 90% SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में है, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल मंत्री थी, वो उड़ीसा में जब मंत्रालय में थी, जब वो जेल मंत्री थी, तब उनका अनुभव था कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो वीकर सेक्शन के लोग हैं और वो जेल जाते हैं। तो खैर, महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो गया है और इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये बात खुद सोचिए, और कैसे कैसे आरोप लगते हैं बाकी नेताओं पर, और वो सब दूध के धुले होते हैं। अब तो वो समय भी गया, अरविंद केजरीवाल तो जेल से चलाते, वो उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया, मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा, और अब तो ये स्थिति हो गई कि ज़्यादातर दलित पिछड़े समाज के जो नेता हैं, खासकर मंत्री, विधायक, MLA, MP, उनको किसी कोर्ट से 2 साल की सज़ा हो जाएगी और उनका राजनीतिक करियर खत्म। एक मामूली सा प्रधानमंत्री कोई गैर सवर्ण बन जाए इस देश में, उसको मामूली सा एक CGM चाहे तो पद से हटा सकता है। 2 साल की सज़ा हो जाएगी, आपको उसी दिन आपकी संसद सदस्यता चली जाएगी, आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सोचिए, तो बहुत ज़रूरी है इस देश में कि डाइवर्सिटी हो, और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब तक हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग नहीं होंगे, आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये स्थिति है दलित पिछड़ों, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ज़िंदगी मुश्किल है।
और दलित समाज के लिए तो इस देश में शादी करना भी मुश्किल है। आप घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं, पता नहीं कब किसका जातिवाद जग जाए और वो आपको। लेकिन सोचिए, जो खासकर ओबीसी की जातियां, जो किसान कम्युनिटी है, चाहे जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं, उनका भी जातिवाद जो दलित समाज पर हिलोरे मारता है, आदिवासी समाज पर हिलोरे मारता है, उनको नहीं पता है कि वो कितना महीन जातिवाद के शिकार हैं। जब वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम पावर सेंटर्स में जाते हैं तो उनके बच्चों के साथ भी जातिवाद होता रहता है। अब सोचिए, जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस देश में बुद्ध के साथ क्या क्या नहीं हुआ। तमाम उनके बुद्ध विहार छीन लिए गए। आज भी न जाने कितने मंदिरों हैं जिनमें गर्भगिरी के बहाने बुद्ध की मूर्तियां हैं और उनको फोटो नहीं खींच सकते हैं आप। चलिए, जो हो गया सो हो गया। एक महाबुद्ध विहार है बोध गया बिहार में, जहां भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध ने शिक्षा, जहां उनको इनलाइटमेंट हुआ, जहां पहल ज्ञान मिला। दुनिया भर में उसको सम्मान के नजर से देखा जाता है। 120 देश में बुद्धिस्ट रहते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। वहां बीटी एक्ट बना हुआ है, 1949 बीटी एक्ट, सोचिए 1949 का बीटी एक्ट बना हुआ है। आज दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री और राजेंद्र पाल गौतम बता रहे थे कि उस समय कहा गया कि एक ब्राह्मण डीएम होगा, 4 ब्राह्मण महंत होंगे। अब सोचिए, और उन्होंने बड़े सवाल उठाए। इसको लेकर अब देशव्यापी मूवमेंट बन रहा है। और सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में दीक्षा ली और कहा कि भारत बुद्धमय भारत था। अंग्रेजों के आने के बाद तमाम बुद्ध विहार, तमाम सम्राट अशोक के शिलालेख, भारत जब बुद्धमय भारत था तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। उस समय कोई जाति कुव्यवस्था, कोई वर्ण कुव्यवस्था, कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं था। तथागत बुद्ध के समय भारत सोने की चिड़िया थी, सम्राट अशोक का दौर था। और सोचिए, बुद्ध के बाद तक चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, सम्राट अशोक, सिकंदर सिंधु नदी पार नहीं कर पाया। सिकंदर ने अपनी सेनापति सेलुकस को भेजकर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। उनके वंशज सम्राट अशोक, कांधार जो अखंड भारत कहा जाता है, जहां उन्होंने दवाइयां भिजवाई, उसी ग्रीस यूनान में जहां से सिकंदर था। तो विश्व गुरु, विश्व का केंद्र और विश्व गुरु बुद्ध थे। लाइट ऑफ एशिया लिखा गया। लेकिन सोचिए, उसी बुद्धिज्म को आज भारत में खत्म किया जा रहा है। दुनिया के किसी देश में यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम बिलियनियर्स, मिलियनियर्स जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्धा के देश से आया हूँ। और आज भारत में उसी बुद्ध को मानने वाले लोग महाबोधि बुद्ध विहार को बचा नहीं पा रहे हैं। वहाँ भी अंधविश्वास और कर्मकांड फैलाया जा रहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री बौद्धिस्टों का इंटरनेशनल सेमिनार करते हैं, लेकिन कौन बात करेगा? उनके लिए न टीवी है न अखबार है। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। 13 मार्च को दिल्ली में प्रदर्शन है, आकाश लामा वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बाबा साहेब के परपौत्र प्रकाश अम्बेडकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। और सोचिए, आप अगर आप संवेदनशील, और मैं एक बात बता दूं, सोनेलाल पटेल जिन्होंने धम्म दीक्षा ली है, आप धम्म को तभी समझ पाएंगे जब आप ज्ञान विज्ञान को समझेंगे। बीपी मंडल साहब, आज सूरज मंडल बता रहे थे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो सबसे पहले महाबोधि बोध विहार गए थे और कहा था मैं किसी पुलिस के सख्ती में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने लोगों से मिलने। जो ओबीसी कमीशन के शिल्पकार हैं, मंडल कमीशन के, बीपी मंडल साहब जब मुख्यमंत्री थे तो वो गए थे, पहला विजिट उनका होता है बुद्ध विहार। सोचिए, तथागत बुद्ध को खीर खिलाने वाली वो किसान कम्युनिटी से थी, जिन्होंने उनका पहला खीर दिया। सोचिए, इस देश में 4 ही कुल थे, खत्तिये, जो तमाम जो किसान जातियां हैं, शाक्य वंश के लोग थे, कोली वंश के लोग थे। तथागत बुद्ध की मां कोली वंश से थी।
उनके पिता क्षत्रिय थे, शाक्य थे, तो 4 कुल थे उस समय, उसी से 4 वर्ण कुव्यवस्था बना दी गई, शूद्र। और जो लोग इस देश के मूल निवासी थे, राजा थे, शाक्य वंश के लोग, कोली वंश के लोग, क्षत्रिय जो थे, उन सबको शूद्र और अछूत बना दिया गया। बहुत बड़ी सांस्कृतिक चोरी हुई, सम्राट अशोक के विरासत को चोरी कर लिया गया। वो तो शुक्र मनाइए कि सम्राट अशोक की विरासत पत्थरों पर लिखी हुई है, पाली और प्राकृत में। इस देश की गुफाओं में सारी तस्वीरें बुद्ध की बनी हुई है, नहीं तो क्या क्या चोरी नहीं हुआ। और वो विरासत गर्व करने लायक क्यों है? क्योंकि उसमें करुणा है, समानता है, मैत्री है, भाव है, उसमें भेदभाव नहीं है, उसमें गैर बराबरी नहीं है। सोचिए, तथागत बुद्ध, आज जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तथागत बुद्ध उस समय जब सभ्यताएं विकास कर रही थी दुनिया भर में, तब भारत जो है वो आप समझिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं थी। भारत में सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी, भारत के लोग डेवलप्ड थे, साफ सफाई, नाला, स्नानघर, बाथरूम बना हुआ था। मैं 3000 साल पहले की बात बता रहा हूं। बड़े बड़े बुद्ध विहार बनते थे, आप जाके देखिए जहां जहां बुद्ध विहार है, आप विस्मित हो जाएंगे। और उसी बुद्ध विहार पर मुगलों ने अपनी विरासत खड़ी की, उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी विरासत खड़ी की। और आज सोचिए उस बुद्ध के विरासत को किस तरह से इनरोच किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। वो तो शुक्र मनाना चाहिए इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के तमाम SC ST OBC शोषित वंचित समाज को, कि बाबा साहेब पढ़े लिखे, इतिहास को समझा और उन्होंने 1956 में धम्म की दीक्षा ली और कहा कि हम फिर से भारत को बुद्धमय भारत बनाएंगे, जिसमें सबके लिए बराबर का मौका है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। और शुक्र मनाइए कि बाबा साहेब ने भारत का संविधान को सम्राट अशोक के कार्यकाल से उठाया है, सम्राट अशोक के प्रतीकों को उठाया है, चाहे वो अशोक स्तंभ हो। लेकिन आज इस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर जातिवाद, मनुवाद तभी खत्म होगा जब ये देश बुद्ध के विचारों पर चलेगा। वसुधैव कुटुंबकम वहीं से आया है। और बुद्धिज्म का मतलब है ज्ञान, विज्ञान, प्रकाश। लेकिन सोचिए, महाबोधि बौद्ध विहार जो सम्राट अशोक ने बनवाया, एक किताब है जहां जहां चरण पड़े गौतम के, 84,000 स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, सबको खत्म कर दिया गया। और उसको खत्म करने से एक सभ्यता नहीं खत्म हुई, एक संस्कृति नहीं खत्म हुई, एक धर्म नहीं खत्म हुआ। आपने भारत का विकास खत्म कर दिया, भारत की एकता खत्म कर दी, भारत की यूनिटी फ्रेटर्निटी खत्म कर दी। आपने भारत के लोगों को जात और धर्म में बांट दिया और नतीजा, आप गुलाम होते चले गए। छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में लोग आते गए और इस देश पर कब्जा करते चले गए और इस देश को लूट के ले गए। चाहे वो मुगलों ने लूटा, चाहे अंग्रेजों ने लूटा, चाहे डचों ने लूटा, चाहे पुर्तगालियों ने लूटा, क्योंकि आपने इस देश के लोगों का भाईचारा खत्म किया जाति की व्यवस्था के नाम पर, मनुवाद के नाम पर, और अपने ही देश के लोगों को जातियों में बांटकर आपने राज किया। नतीजा, आप भी लंबे समय तक गुलाम रहे। तो जब आप बुद्धमय भारत की बात करते हैं तो एक विशाल अखंड भारत की बात करते हैं, एक ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा आज भी शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, जैसे जैसे बुद्धमय भारत खत्म होता गया, इस देश के मूल निवासियों को गरीबी, लाचारी, बेबसी, अशिक्षा में धकेल दिया गया। खैर, धीरे धीरे ही सही समय करवट लेता है। मैं बार बार कहता हूँ 21वीं सदी तथागत बुद्ध की, बाबा साहेब की सदी होगी। लोग जैसे जैसे पढ़ते लिखते जा रहे हैं, अपने सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत को ढूंढ रहे हैं और उसके लिए लगातार मुक्ति के आंदोलन भी चल रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।